अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह आप जो है वो बहुत सारी खबरें और बहुत सारी चटपटी जो न्यूज़ होती हैं वो हम साथ रखते हैं और तैयार करते हैं कि भाई फिर आज इसके ऊपर तबसरे करेंगे। कल हमने बात की थी बांग्लादेशी इलेक्शंस के हवाले से। गुड न्यूज़ वी डू हैव टू शेयर विद यू, वो ये है कि भाई अभी इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से हो चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है ना उसमें हुए हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर है कि कल धमाका भी हुआ है, रिपोर्ट हुआ है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2 लोगों को जो है वो गलत वोट डालने की वजह से सजाएं भी हुई हैं। अच्छा। लेकिन अभी बीएनपी जो है वो पहले नंबर पर है, जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर है और फिर कंसेक्टिवली दूसरी जो जमातें हैं उनको भी शेयर करेंगे कौन कौन सी जो है वो कितने नंबर्स पर हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी बड़ी तादाद है नशिस्तों की जो अभी स्कोर सामने नहीं आया है। तो हो ये सकता है कि जमात इस्लामी और बीएनपी के दरमियान एक कांटे का मुकाबला हो। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं अपनी अच्छी बात की जानिब। सबसे पहले अच्छी बात से अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करेंगे और अच्छी बात यह है कि दोस्ती पर आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं। कहते हैं ना सबसे महंगी है, तो वाकई दोस्ती ही सबसे महंगी होती है। कोई और ऐसा नहीं है, कोई मटेरियल कोई भी चीज़ आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितना एक अच्छा दोस्त दे सकता है। तो दोस्ती इंसान की ज़िंदगी का वो अनमोल तोहफा होती है कि आपने देखा होगा दोस्त ही एक रहनुमा साबित हो सकता है, एक सही रास्ता दिखाता है, हमें कामयाबियों में खुशी बांटने और नाकामियों में हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छे दोस्तों की अगर बात करें ना तो अच्छे दोस्त वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुशियों के वक्त नहीं बल्कि मुश्किलात और दुख के लम्हों में भी हमारे साथ खड़े होते हैं। और एक सच्चा दोस्त क्या होता है, हमारे राज उसके पास होते हैं, हमारे जज्बात उसके पास होते हैं, हमारी मुश्किल का हर हल उसके पास होता है। दुनिया के सारे रिश्ते उसको पता होते हैं कि ये कौन सा रिश्ता है, ये कौन सा फ्यूचर का रिश्ता है, ये कौन सा जो है माजी का रिश्ता है। सारे रिश्तों के बारे में उस दोस्त को पता होता है और वो दोस्त जो है वो सब कुछ होता है, आपकी जान होता है और आपकी आबरू होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो वक्त और हालात के साथ और मजबूत हो जाते हैं। मतलब दोस्त का अगर वो कहते हैं ना कि भट्टी में जब सोने को डालते हैं तो फिर वो कुंदन बनता है। तो दोस्ती जो है वो जिस तरह से जब गर्म माहौल आता है तो उसके बाद वो कुंदन बन जाता है। फिर एक ऐसा दोस्त बन जाता है जिसको आपके बारे में आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चों, आपके तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा उस दोस्त को पता होता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा ना बिलाल के कुछ लोगों की दोस्तियां ना उनके स्कूल टाइम से चल रही होती हैं। मतलब वो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, वो फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं उस वक्त तक आपके साथ होते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। और असल में वही दोस्त होते हैं जो हमें बचपन से जानते हो, जो हमें हमारे इन्स आउट्स का उनको पता हो, हमारे सारे जो भी इमोशंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसके सामने आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, उसको वो जानते हैं। 2 मिनट में आके जो है ना वो धोती खींच के भाग जाता है और आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। आप कितनी बड़ी पोस्ट पर चले जाएं वो आके आपसे बिला किसी तकल्लुफ के ना आपसे गुफ्तगू कर सकता है, आपको पीठ में थपकी देके चल भाई आगे चल। वो ऐसे होते हैं दोस्त। एंड आई फील वेरी लकी जब मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। आई डू हैव वंडरफुल फ्रेंडशिप, बंच ऑफ फ्रेंड्स। बड़े ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं जिन्होंने 2025 के अंदर मेरा बड़ा साथ दिया और बड़े नाम है मेरे दोस्तों के जिन्होंने बड़े बड़े काम किए मेरी ज़िंदगी के अंदर। ऐसे बड़े बड़े काम किए कि जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब शायद वो खूनी रिश्तों से ज़्यादा पास हैं। और मुझे इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा इसलिए क्योंकि दोस्त जो होता है ना जब आपके पास होता है तो आपकी शख्सियत के अंदर ना एक बड़ा किरदार अदा करता है, आपकी शख्सियत साजी के अंदर दोस्त। और अच्छी और मज़बूत शख्सियत न सिर्फ इंसान की सोच और रवैये को बेहतर बनाती है, इसी तरह इसको बेहतर बनाने के लिए अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द कुछ काम के लोग होंगे ना तो आप काम सीखेंगे और आपके इर्द गिर्द नाकारा लोग होंगे तो आप सिर्फ नाकारगी सीखेंगे और नाकारा होते ऐसा ही है। आप वो कहते हैं ना सोहबत इंसान को बहुत अच्छी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि सोहबत का असर पड़ता है। तो सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये दिल को सुकून और ज़िंदगी में खुशियाँ तो भरती है और एक सच्चा दोस्त ना सिर्फ खुशियों में हमारा साथ देता है बल्कि गम और मुश्किलात में भी वो झलका करता है। यही वजह है कि एक सच्चा दोस्त जो है ना वो 1000 रिश्तों से बढ़कर कीमती होता है। तो आप चाहे आपके पास अच्छी सी कार हो, आपने सब अच्छे अच्छे गैजेट्स हों, लेकिन जब तक एक दोस्त नहीं होगा तो आप किससे शेयर करेंगे अपनी उस अच्छी सी कार में बिठा के किसको लेके जाएंगे? जिन्होंने आपकी सक्सेस ही देखी है सिर्फ
उसके साथ तो घूमने में आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। जिसने आपके फेलियर्स भी देखे हैं, आपको मजा आता है उसको दिखाने में कि हाँ भाई आज शाम की चाय मेरे साथ होगी, लेकिन शाम की चाय जो है वो फला गाड़ी के अंदर, फला SUV के अंदर, फला जो है वो सेडान के अंदर हम तुम्हें लेके जाएंगे। और फिर जब आप जाते ना, आप सिर्फ उससे कोई बात ये नहीं करते कि आज मेरे पास ये है, ये है, ये है। आज आप पता है क्या बातें करते हैं, यार तुझे याद है बस की छत पर बैठकर मैं तुझसे ये बात किया करता था और मैं जो है वो ये कहा करता था कि मैं एक दिन बहुत कुछ करूंगा काम। वो भी कहता है कि हाँ यार तूने कहा था और कर लिया ये सारे काम। तो यू फील वेरी हैप्पी। और साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जो आपके दोस्त होते हैं ना, आपको डिप्रेशन में जाने से रोकते हैं, आपको एंजाइटी में जाने से रोकते हैं। अपने दोस्त का ही चेहरा याद आता है कि चलो यार मतलब बल्कि टाइम ऐसा भी होता है आप मुश्किल में होते हैं, आप यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, लेकिन वो फिर दोस्त होते हैं जो आपको एक लगाता है कान के नीचे, वो हाथ खींच के ले जाते हैं आपको, चलो अफशीन वो ऐसे नहीं निकालता, वो एक लगाता है कान के नीचे और आपके कान में वो सीटियां बजना शुरू होती हैं। आप कहते हैं मैं वो आप उसको बोलते हैं ये क्या पंकज उदास बने हुए हो। और देखिए दोस्त जरूरी नहीं है कि वो दोस्त आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करे, वो ही आपसे ऐसी कड़वी बातें करेगा ना, क्योंकि वो आपके सारे राज भी जानता होगा, वो आपको अच्छी तरह से आपको ना मतलब असल आईना दिखा देगा और आपको चाहे जितना भी बुरा लगे लेकिन बात उसी की सही होगी। ये जो आपने बात की है ना कि दोस्त जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करे, मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इतने कड़वे हैं इतने कड़वे हैं कि करेला भी उनके आगे शर्मा जाता है, कहता है कि भाई ये बड़े कड़वे हैं और जो है ना वो मैं जो है वो कम कड़वा हूँ। तो कड़वा दोस्त होना, लेकिन ऑनेस्टी के साथ उसके कमेंट सुनना, ये भी एक बड़ी नेमत है। वो आपको हमेशा बोलेगा तुम ही घटिया हो, तुम ही बदतमीज हो, तुम ही ऐसे काम करते हो, तुम्हें समझाया था कि उधर मत जाना लेकिन फिर भी उधर ही जाकर तुमने अपनी जो है वो कब्र खुदवा ली है। वो ऐसे ऐसे जुमले देते हैं दोस्त, आप सुन रहे होते हैं, अच्छा ना बस कर दे यार, हो गई ना गलती, अच्छा ठीक है ना, एकदम आप गुस्सा करते जाते हैं, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना ना, रख के दूंगा एक कान के नीचे, सीटियां बजेंगी कान में। तो ये आपको ना इंसान की एक नेचर है, हकीकत दिखा देता है। इंसान की एक नेचर है कि इंसान जिससे करीब होता है ना, उसकी तल्ख बातें भी सुनता है, उसकी गालियां तक सुन लेता है, उसकी मार भी खा लेता है। उसको पता होता है कि यार ये जो बात कर रहा है ना, यही हकीकत है जो मैं कह नहीं पा रहा। बिल्कुल। और वो सुन लेता है। मतलब आपका जो अच्छा दोस्त होगा ना, आप उसको भले रात 4:30 बजे फोन करें या जब भी, वो जरूर आपके लिए मेरे वाले तो 4:30 बजे सो रहे होते हैं इस तरह कॉल करता हूँ उनको। हाँ, लेकिन ये कि वो आपके लिए आपके मुश्किल वक्त में खड़े हो जाएंगे, चाहे आपके घर में कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो, वही दोस्त आएंगे सबसे पहले और डोनेट करेंगे। हाँ, अच्छी दोस्त है। जी बिल्कुल दोस्त। आप मुझे मेरे मुश्किल वक्त में काम आएंगी। कोशिश करूंगी। चार्जर दे दे मुझे। चले, इतना तो मैं कर सकती हूँ। चार्जर मुझे दे दे। ये देख रहे भाई, ये मेरे मुश्किल वक्त में था, मैं फंस गया था, मैं क्या बताऊं, मैं फंस गया था, मैं मुश्किल में आ गया था, तो मैंने मुश्किल आसान कर ली। शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें हैं और जबरदस्त चटपटी खबरें, उन खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहली खबर, और ये खबर के साथ साथ स्टूडियो के अंदर बड़ी जो है वो स्पीकर्स से आवाज़ें आ रही हैं, तो इस खबर का जो है वो खुलासा कर लेते हैं। बांग्लादेश की जो मैंने आपसे बात की ना, बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात के अंदर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया है, 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही है। मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 5 नशिस्तें हासिल कर सकी है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है और तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली मरतबा जो है वो पहली तरजीह है और अवाम खुद को महफूज समझ सकें। इसका मकसद यही है कि मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हम इन पर तवज्जो देंगे। जबकि चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आईनी हक अदा करने में अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया। तो ये तो हमने आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए तमाम पार्टीज़ के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोह की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए ये बात का इजहार किया है आसिम इफ्तिखार ने कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जो जाँ बहक हुए हैं, उन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। बिल्कुल, ये वो गिरोह है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। आसिम इफ्तिखार जो है वो बड़े एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं जो कि UN के अंदर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के हैसियत से, और सलामती कौंसिल से उन्होंने खिताब के दौरान मुतालबा किया कि तालिबान अफगान ज़मीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें।
उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हुकूक की पामाली पर भी तशवीश का इजहार किया। मतलब वो चीज़ें दिखाई हैं अफगानिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उन पर ज़रा सा बात की, और बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, चीज़ों को स्टेटमेंट को पॉलिसी के हिसाब से बताते हैं। अफगान जो तालिबान और ये जो कोई भी हुकूमत इस वक्त चल रही है ना, कि कम से कम ये ह्यूमन राइट्स और अगर ख़वातीन के हुकूक की पामाली करिए तो ये मुस्लिम नहीं लग रहा है मुझे लग रहा है ये बस इनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खैर एक बहुत बड़ी डिबेट है अफशीन, लेकिन सवाल ये कि अभी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उन्होंने वो वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल ना पाकिस्तानियों के लिए ना दीगर ममालिक के लिए, क्योंकि एक अरसे दराज से हम देखते हैं कि वो ज़मीन पर उनके हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं, उनके जो विंग्स हैं वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, शवाहिद मिलते हैं और ये कड़ियाँ जाकर जुड़ती हैं इंडियन जो एजेंसीज हैं, जो रॉ है तो उससे इनके ताने बाने जो है वो मिलते हैं। तो बेसिकली अफगानिस्तान को कहने का मतलब है कि इंडिया को कहा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है, शटअप कॉल दी जा रही है कि खामोश होकर बैठ जाओ। एग्जैक्टली। तो अब कुछ बात कर लेते हैं, ईरान से एक अफसोसनाक खबर आ रही है और वो ये है कि जांबाग 3 पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुंच गई हैं ईरान से, और शनाख्त के बाद असगर अली और अब्दुल वासिद की तदफीन कर दी गई, लेकिन हमजा एहसान के नाम से गुजरावाला लाई गई मैयत को उसके बुरसा ने शनाख्त नहीं किया है। और हमजा एहसान की वालदा ने कहा है कि जो लाश उनके हवाले की गई वो उनका बेटा नहीं है, और उन्होंने मुतालबा किया है कि बच्चे की लाश तलाश करके उनके हवाले की जाए। तीनों नौजवान दिसंबर के अंदर पाकिस्तान से इराक के लिए रवाना हुए थे। ईरान से मौसूल सरकारी मालूमात के मुताबिक ये तीनों अफराद बर्फानी तूफान के अंदर फंस गए थे, जिसके बाइस तीनों जान से हाथ धो बैठे। इधर FIA ने कहा है कि वाक़े के अंदर मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और एक इंसानी स्मगलर एहसान शाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बल्कि वही बात कि वो जो डंकी लगा के भी पहुंच जाते हैं या हमले, इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, बल्कि इस पर बाकायदा मूवीज़ भी बनाई जा रही है जिसमें पता चलता है वो कितनी स्ट्रगल्स के बाद जाके वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसमें उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो तो बर्फानी तूफान में ये जो 3 अफराद फंस के जाँ बहक हो गए। जिंदगी बहुत कीमती है और इसे इतनी आसानी से इतने सस्ते में ज़ाया ना कीजिए। ये जो डंकी लगाने वाले अफराद हैं, ये जो इंसानी स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, इनके लिए एक वाज़े पैगाम ये है कि अपने लिए तो घेरा तंग कर ही रहे हैं ये FIA का, लेकिन बहुत सारी जानों का जो जिया है ना वो ये बोझ अपने कंधों के ऊपर ला रहे हैं। और ये इस दौरान ना मौसम को देख रहे होते हैं ना मतलब ये सारी बाउंड्रीज देखते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के अंदर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बहुत सारे मामलात के ऊपर मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को गज़ा इजलास के अंदर शिरकत पर एतमाद भी लिया है, जबकि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का जो मामला है वो भी ज़ेर बहस है, जबकि मुलाकातों के दौरान दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। एग्जैक्टली। और अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर इस दौरान बात की गई। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जब भी ये लोग मिल के बैठते हैं तो ज़ाहिर है इनके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर भी इत्तेफाक किया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है यही 2 पार्टीज़ ऐसी हैं जो हमेशा से हैं और शायद हमेशा तक के रहें, क्योंकि इनके दरमियान जो एक वर्किंग रिलेशनशिप है ना वो मजबूत है, जिसकी वजह से इस इत्तेहाद की बदौलत दोनों पार्टीज़ फ़ायदे में हैं। सदर आज़ाद कश्मीर का मामला बाहिमी इत्तेफाक़ राय से तय करने पर भी इस दौरान मुशावरत हुई। चलें, कश्मीर के मामलात भी डिस्कस हो रहे हैं तो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लाहौर के बाद सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी आज बसंत त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। हाँ, यानी वही कि मरीम नवाज ने जो कहा था कि अब दीगर जगहों पे भी मनाई जाएगी बसंत, तो ये वही शायद उसी की कड़ी है। तो इंतजामिया पुलिस ने शहरियों को बसंत महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी है और बसंत के मौके पर हवाई फायरिंग से इज्तनाब किया जाए। बसंत की तक़रीबात 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। इससे कबल लाहौर के अंदर 2 दिहाइयों बाद बसंत की तक़रीबात की वापसी हुई थी, जिसमें आपको सारी कवरेज देखने का मौका मिला था। शहर भर के अंदर जोशो खरोश की फ़ज़ा कायम रही। जिंदा दिलाने लाहौरियों ने बड़ी तादाद में सड़कों और छतों के ऊपर ये पतंगबाजी की थी और अब ये बलूचिस्तान में होने जा रही है। बलूचिस्तान के भी आपको बताएंगे कि जो सरफराज बुख्ती साहब हैं वो इसको लीड करेंगे और फिर साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि सिंध में, KPK में, गिलगित में, कश्मीर में कब और ये जो है वो बसंत आती है।
अब लाहौरी तो इस वक्त बाजी ले जा चुके हैं। बिल्कुल, उनका तो एक अलग ही ट्रेंड और सेटअप होता है ना, उनका जो कल्चर है वो इतना रिच है ऑलरेडी, वो सब इतना कहते हैं ना जिंदा दिलाने लाहौर, वो जिंदा दिल लोग हैं। दूसरी जगहों पर वो कहाँ वैसा देखने को मिलेगा। बहरहाल फिर भी अब हर कोई अपने अपनी सी कोशिश अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है कि ये मुझे डिस्कस करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंडिंग है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। मरियम नवाज जिस तरह से काम कर रही है ना, तो अब बहुत सारे लोग ना उनके लिए वो क्रिटिसाइज करने का मौका ढूंढ रहे हैं। अब हुआ यूं कि एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कह दिया मरियम नवाज साहिबा ने कि मैं कोई, अगर वो जुमला है तो यार चला दें प्रोड्यूसर साहब। उन्होंने कहती है कि भाई मैं कोई नवाज शरीफ की तरह थोड़ी हूँ जो वादा पूरा नहीं करूंगी, मैं तो अपने वादे पूरे करती हूँ। उन्होंने कहना तो किसी और का नाम था, वो कह गई अपने ही वालिद साहब का नाम जल्दबाजी के अंदर। अच्छा। बहरहाल स्लिप ऑफ टंग है, क्योंकि ऐसे ही स्लिप ऑफ टंग बहुत सारों से हुआ है। किसी की कांपे टांगती हैं, कोई ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, कहीं पर जो है वो अगर कैदी नंबर 804 को देखे तो आप वो जोग्राफियाई तौर पर जर्मनी को जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर किससे लड़वा दिया, तो उन्होंने अच्छा। तो उनके हर किसी के साथ ये जो है कभी जो है वो आसिफ अली जरदारी, तो हम लोगों से भी बैठ के होता है बहुत दफा। आसिफ अली जरदारी जो है वो कभी कभार बिलावल को का की जगह की कह दिया करते थे। ये भी स्लिप ऑफ टंग होता है। तो देखें जब आप रोस्ट्रम पर होते हैं ना, ये देखें, ये उस वक्त मरियम नवाज साहिबा स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रही हैं, ये जलसे में थी और उन्होंने कहा कि मैं कोई नवाज शरीफ की तरह वादा खिलाफी या वो बात थोड़ी कि वो पूरी ना करूं, मैं कोई नवाज शरीफ थोड़ी हूँ जो बात पूरी ना करूं, मैं तो जो है वो मरियम नवाज हूँ, मैं बात पूरी करूँगा। तो फिर उसके बाद एकदम खामोशी छा गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो लोग समझ गए वो बात। अब्बा जान से नाराज है तो इसलिए कह रही है, मैं कोई अब्बू थोड़ी हूँ जो मैं वादा पूरा नहीं करूंगी, मैं तो सब दी माँ हूँ वादे पूरे करने। बहरहाल जोक्स पार्ट, कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हमसे भी होता है और फिर उसकी हम जो है वो कतन माजरत भी कर लेते हैं, कभी कभार ऐसा कुछ होता है। तो मरियम नवाज साहिबा ये कह गई, बस कह गई। अब कहने वालों के लिए तो ये कह गई, लेकिन सुनने वालों के लिए ये बहुत कुछ कह गई। बिल्कुल, ये बहुत मीम्स बनने की बातें हैं और बहुत ज्यादा ये अच्छा, इसके ऊपर ना वो खान साहब के ना जो फॉलोअर्स है ना, वो कह रहे हैं खान साहब का एक जुमला ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ये कैसी बातें हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, कोशिश भी नहीं करते। एक शख्स ने लाहौर का, पंजाब का नक्शा बदल दिया, एक खातून ने जो है वो तमाम चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। कुछ कोताहियां होती हैं, लेकिन रेट ये किया जाता है ये कोताही है या बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह कबीरा हो गया, इसको भी देखा जाता है। लेकिन इस जुमले के ऊपर, अच्छा इस जुमले से अगर कुछ आप अखज़ भी करना चाहते हैं ना, कर लें भाई कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, मैं वो थोड़ी के वादा पूरा करूं, लेकिन मैं तो पूरा करूं। लेकिन आप ये देखें कि वो तो अपने वादे पूरे कर रही है ना, बीइंग सीएम पंजाब, वो तो बहुत कुछ कर रही है ना। दूसरे जो सीएम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। और ट्रोल करने वालों को ये जरा देखना चाहिए, ट्रोलिंग करें, हंसी मजाक करें, हमने भी किया अभी 5 मिनट पहले। मतलब मेरे ख्याल में उनके दुश्मन भी मानते हैं कि भाई लाहौर में जो उनका काम है वो हर कोई मानता है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उस लाहौर को पूरे पंजाब तक फैला रही है। सूबे पंजाब जो है वो खासतौर पर जनूबी पंजाब काफी इग्नोरेंट पोजीशन में होता है, काफ़ी इग्नोर रहता है, ख़ासतौर पर रहीम यार ख़ान और ये जो इस मुल्तान वाली साइड वाले जो इलाके हैं, हाँ। उनमें भी वो कोशिश करने की कोशिश कर रही है कि वो कुछ ना कुछ करें। आप देखें, हाँ। मुल्तान मोटरवे देखें, नवाज शरीफ के दौर में बनाया गया, वो आज तक जब आप सक्खर से आगे निकलेंगे, यू जस्ट ट्रेवल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, तो आप जैसे ही सक्खर से आगे निकलेंगे उसके बाद जो मोटरवेज की दुनिया शुरू होगी वो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, कहीं और नहीं है। ठीक है, और जिसने जो काम किया है उसका क्रेडिट, उसका ड्यू क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। आपको पता है कि आज फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, उन जो मशहूर शायर हैं, उनका आज में पैदाइश मनाया जा रहा है और उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ना जो जुल्म और नाइंसाफ़ी है उसके ख़िलाफ़ जदोजहद की है। मतलब हर जैसे आर्टिस्ट होता है वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए अपना इजहार करता है, इसी तरह जो अगर शायर है तो वो अपने शेरों के ज़रिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और एक्सप्रेस करता है। तो फैज़ अहमद फैज़ ने उर्दू शायरी में जो है हमेशा आप देखेंगे कि उनका एक अलग ही मुकाम है दुनिया में, बेशतर ममालिक में उन्हीं की गूंज सुनाई देती है। और फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में
मजलूम इंसानों के हक में आवाज़ उठाए और इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार कर दिया। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब ना समझाओ कि लुत्फ क्या है मेरे मेहरबा, सितम क्या है। फैज़ अहमद फैज़, जिसके नतीजे में इन्होंने मुखालफतों का सामना किया इस शायरी के नतीजे में, और कैद व बंद की सोबतों में भी इन्हें उठना पड़ा, और फिर इनकी शायरी के मुतादिद ज़बानों में भी तर्जुमे हो चुके हैं। कई मशहूर गुलकारों ने उनकी गज़लें और नज़में गाई हैं, जबकि फैज़ अहमद फैज़ के को रूस के जो अवार्ड है उससे भी मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा किया। और उनके मशहूर जो शायरी है, मजमूए हैं, उसमें नुस्खे हाय वफ़ा, नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा और दस्त तहसंग जो है वो शामिल हैं। और बहुत बड़े सदी के जो है वो ये शायर गुजरे हैं, फैज़ अहमद फैज़, और इनकी बड़ी गज़लें और बड़ी जो है वो शायरी, इनके मजमूए बड़े आपको सोशल मीडिया पर भी दिखते होंगे आजकल की जैनजीज को। और साथ साथ ये बड़े ज़बरदस्त दूर अंदेश किस्म के जो है ना वो शायर थे और बड़ी डीप बातें किया करते थे। बिल्कुल, इनके जो शायरी कलाम है वो आज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, और इनके वाकई शायरी में वो कुछ कहते हैं मिठास भी है, और उनकी शायरी में वो कुछ अल्फाज का चुनाव होता है कि सुनने वाला महव हो जाता है। और हम यही देखते हैं कि भाई अभी तक अगर कोई पुराने शायरों में किसी का चल रहा होता है मजमुआ, तो वो इन्हीं का कलाम है। एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है पड़ोसी मुल्क की फिल्म का, और शाहरुख खान ने ये जो है वो डायलॉग एक फिल्म के अंदर कहा था। वो मेरे सामने, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का ही लिखा हुआ है। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये इनका शेर है, और मैंने अभी जब ये सुना है तो मैंने कहा कि अगर ये इस तरह की इनकी शायरी है तो फिर तो ये कई स्कूल के सिलेबस और बहुत सारी और जगहों पर भी पाई जाती हो। बस जैसे ही मौसम चेंज होता है हम मौसम की खबरों पर आ जाते हैं। मौसम की खबरें और मौसम समटाइम्स ऑसम और समटाइम्स नॉट ऑसम। तो मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर कैसा है मौसम? मौसम वही है, सर्द और खुश्क, यही चलता आ रहा है जब से थोड़ा सा मौसम बदला है। तो सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। कोयटा में मौसम जुज़वी अबर आलूद और सर्द है। वहाँ पर ज़ाहिर है उनको पतंगबाजी में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अगर सर्द मौसम में हवाएं चलेंगी अच्छी पतंग उड़ेगी। तो सुबह के दीगर अजला जो हैं खलाल ज़ियारत गिरदोनवा में सर्द और खुश्क मौसम का राज है, और रात के औकात में सर्दी के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो पंजाब है ना, वहाँ पर मैदानी इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम है। सुबह और रात के औकात में धुंध मौजूद है। बिल्कुल, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द हो चुका है। खुश रहने की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK के बहुत से अजला सर्दी बरकरार है वहाँ पर, जबकि बालाई इलाकों के अंदर सुबह और रात के औकात में शदीद सर्दी है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। चंद मुकामात पर जज़वी अबर आलूद मौसम की पेशगोई की गई है, जबकि सिंध की अगर बात करें तो बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अच्छा, यहाँ पर सर्द हटा के सिर्फ खुश्क रह गया, मौसम खुश्क है। ताहम कराची और साहिल इलाकों के अंदर सुबह और रात के औकात में हल्की सर्दी महसूस की जा रही है, विच इज़ ट्रू, लेकिन दिन में शदीद गर्मी है। मौसमियात के महकमे ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर सर्द और खुश्क मौसम बरकरार रहने का ये तो गुड न्यूज़ हो गई कि यानी कि अभी सर्दी और चलेगी, फरवरी तक तो चलेगी। और ये जो रमज़ान आ रहे हैं अगले हफ्ते से, तो आधा रमज़ान जो है वो इसी तरह अच्छा और ठंडा गुजरेगा। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये कि ईद का रोज़ बहुत गर्म होगा, शदीद गर्मी होगी। हाँ, उस वक्त तक के तो गर्मी आ जाएगी। ईद के जो जोड़े आपने बनाने, ईद के जोड़े हल्के कलर के बनाइएगा, शदीद गर्मी होगी। चलें, लाइफस्टाइल और हेल्थ सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आजकल कमर और टांगों का दर्द बहुत आम हो गया है। ज़्यादा बैठना, वर्जिश ना करना और गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इसकी बड़ी वजह है। ये दर्द हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको भी मुश्किल बना सकता है। इस दर्द को आमतौर पर कहा जाता है शाटिका या अर्कुन निसा, और शाटिक भी कहते हैं। तो अर्कुन निसा वो दर्द है जो रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से तक के जाता है, रान और टांगों के पिछले हिस्से तक के फैलता है, और इससे टांग में दर्द, जलन या झुंझनाहट होती है। बेसी और पट्टों में कमज़ोरी जैसी अलामात जाहिर हो सकते हैं। बिल्कुल, कमर का जो निचला हिस्सा होता है ना, यहाँ से जो शुरू होता है कमर से नीचे से और फिर घुटनों तक और टांगों तक दर्द होता है। लंबे अरसे तक बैठने या चलने में तकलीफ होती है। अगर आप काफ़ी देर बैठे और एकदम खड़े हो तो आपकी कहते हैं ना कमर अकड़ गई है, ज़रा कमर सीधी कर लूँ,
टांग या पाँव के अंदर जो है वो झुंझुनाहट होती है या सनसनाहट होती या है और फिर गुदगुदाहट होती है या बिल्कुल ऐसी चीज़ें, और पट्ठों की कमज़ोरी जो है वो ये अर्कुन निसा या बहुत तकलीफ शाटिका है। की जो आम अलामात है ना ये उनमें शामिल है। ये दर्द ज़्यादातर गैर फ़ाल तर्ज ज़िंदगी, ज़्यादा बैठने, वज़न में इजाफा, कमर की हड्डी में डिस्क या हड्डियाँ और गलत बैठने या खड़े होने की अंदाज की वजह से होता है। जबकि इलाज के लिए डॉक्टर आमतौर पर दर्द और सूजिश कम करने वाली दवाएं तजवीज़ करते हैं। साथ ही कमर और ये जो हिप बोन होती है उसके अंदर हल्की वर्जिश का बताते हैं कि आपने स्ट्रेचिंग करनी है, और लंबे अरसे तक एक जगह ना बैठने का रेकमेंड किया जाता है। सही बैठने का अंदाज कि कुछ लोग देखें ऐसे बैठते हैं और कुछ यूँ बैठते हैं, हमारी स्क्रीन पे देखें तो वो रीढ़ की हड्डी मुड़ना शुरू हो जाती है। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे कहते हैं सीधा बैठें, क्योंकि वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और मसाज सेंटर भी चला रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी और मसाज भी जो है वो इसके ऊपर मुफीद हो सकता है। बहरहाल एहतियात के लिए वज़न मुनासिब रखना होता है, रोज़ाना हल्की वर्जिश करना, लंबे अरसे तक एक जगह पर ना बैठना। तो आज के बाद मैं 2 घंटे यहाँ नहीं बैठूंगा, चल फिर के मॉर्निंग शो करूंगा मैं। आज मुझे पता लग गया कि ये शाटिका हो सकता है, अब कोई ना रोके, कहते हैं कोई ना मुसलसल टोके। 1 घंटे तो बैठना ही नहीं है। तो भारी चीज़ उठाते वक्त भी कमर सीधी रखना और सहारा देने वाली गद्दी या कुर्सी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अर्कुन निसा जो है वो आम तौर पर वक्त पर इलाज और एहतियात से बेहतर हो सकता है। वर्जिश, सही पोस्चर, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी दर्द को कम करते हैं और दोबारा होने से बचाते हैं। आपने एक बात नोट की है, उन में से किसी को भी शाटिका नहीं होता जिनके गर्दन में सरिया होता है। अच्छा, पूछे क्यों? जाहिर है कमर वो स्ट्रेट रहती है ना, वो अकड़ के रहता है ना, अकड़ के रहने में फिर जो है ना आपको शाटिका नहीं हो सकता। बहरहाल जोक्स अपार्ट, आपका पोस्चर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद झुक जाते हैं तो आपको फ़ौरन से स्ट्रेट होना है, अपने कंधों का पोस्चर अच्छा रखना है आपने, क्योंकि ये बैठना जो है वो डिसाइड करता है कि आपको किस वेन को जो है ये दब रही है, किस पट्टे को जो है वो आप उसके वजन पे बैठे हुए। तो ये चीज़ें अगर आपने समझ ली तो ये जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं उनको नहीं होगा नुकसान। बिल्कुल। नेक्स्ट सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा टूरिज्म का, और टूरिज्म में हमें बिलाल कोई ना कोई जगह एक्सप्लोर करवाते हैं। तो आज कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाते हैं? आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जो पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वाक़ई खूबसूरत सी वादी है, और गिलगिती प्रोड्यूसर हमारे पास है। बहुत खुश होते हैं जब मैं गिलगित की और बल्तिस्तान की जो है वो तारीफ़ें करता हूँ। आज हम जो है वो लेके जा रहे हैं वादी गोजाल। अच्छा, वादी गोजाल, लेट्स सी एंड एक्सप्लोर हाउ इट इज लाइक। वादी गोजाल पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ई खूबसूरत वादी है जो चीन और अफगानिस्तान के करीब है। शिमाल में ये वादी खुंजराब के मुकाम पर चीन से मिलती है जो तकरीबन 15,000 फीट की बुलंदी पर है और साल भर बर्फ से ढकी रहती है। शिमाल मगरिब में चपोरसन गांव बराह रास्त अफगानिस्तान के वाफगान इलाके से जुड़ा हुआ है और इसके बाद ताजिकिस्तान की सरहद शुरू होती है। वादी तक पहुंचने का सबसे आसान और अहम रास्ता शाहराह कराकरम है जो गोजाल से गुजरकर खुंजराब के मुकाम से चीन में दाखिल होती है। वादी गोजाल बहुत बड़े इलाके पर फैली हुई है और इसमें तकरीबन 25 गांव शामिल हैं, जैसे शशकट, गुलमत, सेसोली, जमालाबाद, सोसत, पासो, मसगर और चपोरसन। गुलमत वादी का सबसे बड़ा गांव है और इसे रस्मी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर भी समझा जाता है। यहाँ का कुल रकबा बहुत वसी है और वादी कुदरती मनाजिर, बुलंद ग्लेशियर्स और बर्फीली चोटियों से घिरी हुई है। लोग यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद वखी लोगों की है जो अपनी मादी जबान वखी बोलते हैं। दूसरों में ब्रोशो नस्ल के लोग हैं जिनकी जबान ब्रोश की है और बहुत कम तादाद में डोमा की लोग भी हैं जो डोमा की जबान बोलते हैं। तारीखी तौर पर वादी गोजाल रियासत हुंजा का हिस्सा थी। आजादी से पहले यहाँ मीर ऑफ हुंजा के दरबार हुआ करते थे और गुलमत को रियासत का गरमाई दारुल हुकूमत समझा जाता था। इस दरबार में इलाके के मसाइल हल होते, रक्स और मौसीकी होती और महल के सामने पोलो के मुकाबले मुनक़िद होते। 1947 में मीर मोहम्मद गजन खान ने गुलमत से एक टेलीग्राम के जरिए रियासत का इल्हाक पाकिस्तान से कराने का ऐलान किया।
1974 में रियासत हुंजा के इंतजामी निजाम में तब्दीली के बाद वादी गोजाल एक तहसील के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा सब डिवीजन में शामिल हो गई। गोजाल की सकाफत बहुत खास है। यहाँ के लोग अपनी मौसीकी, रक्स और रिवायती जिंदगी को आज भी जिंदा रखते हैं। वही सकाफत में मकामी धुनें, रक्स और त्योहार शामिल हैं और बहुत से मकामी इदारे उन रिवायात को महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं। गुलमत में एक विरसे का मरकज भी कायम है जहाँ मुकामी मौसीकी सिखाई जाती है और खास तौर पर वक्फी फन को फरोग दिया जाता है। कुदरती मनाजिर में गोजाल अपनी मिसाल आप है। यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स, नीली झीलें, जलती हुई नदी नालियाँ और बुलंद पहाड़ हैं और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बनने वाली कुदरती झील भी है। कुरा करम शाहराह के साथ साथ गोजाल में हसीन पुल भी है जो हुंजा दरिया पर बनता है और सयाहों में काफी मशहूर है। वादी गोजाल एक ऐसा मुकाम है जहाँ कुदरत, सकाफत और तारीख एक साथ जुड़